हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 3 अप्रैल 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी प्लस ऑल इंडिया रेडियो को हम जो है वो फॉलो कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है वो क्विक रिवीजन की तरफ जो अब हम फोकस कर रहे हैं, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी को लेकर चल रहे हैं और विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को जब हम डिस्कस करते हैं। इसमें अगर हम बात करें हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग या फिर हमारे नोट्स के रिगार्डिंग तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, प्लस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। इवन आप यूट्यूब पर भी जो है वो हमारे इनिशिएटिव को चेक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक का 6th समिट जो है वो इस साल अगर हम बात करें तो वो बैंकॉक में होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखो बांग्लादेश और इंडिया दोनों जो है वो आफ्टर बांग्लादेश के क्राइसिस के बाद, जो बांग्लादेश में क्राइसिस फेस जो है वो विटनेस हुए बांग्लादेश में, उसके बाद जो वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट बनी, तो ये पहली बार जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर दोनों लीडर्स जो है वो मिलने वाले हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। बिम्स्टेक के बारे में बेसिक अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिसको एस्टेब्लिश किया गया है 1997 में। तो हमें याद रखना है कब एस्टेब्लिश किया गया इसको, 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन हुई थी, जिसके थ्रू जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, मैक्सिमम इसमें वो नेशंस है जो बे ऑफ बंगाल से लिंक करते हैं डायरेक्टली। सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें तो ढाका में जो है वो इसका सेक्रेटरीट है। अदर की फैक्ट हम अगर बात करें इन बिम्स्टेक के रिगार्डिंग, तो आपको याद रखना है कि बिम्स्टेक जो है वो ब्रिज की तरह काम करता है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट, नेपाल और भूटान ने ज्वाइन किया था 2004 में बिम्स्टेक को, और म्यांमार ने ज्वाइन किया था 1997 में। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि बिम्स्टेक जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि रीजनल कॉपरेशन और डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है बे ऑफ बंगाल रीजन में, तो ये भी जो है वो कोर इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है आईएनएस तरकश। आईएनएस तरकश जिसको कमीशन किया गया था 2012 में, ठीक है। आईएनएस तरकश को कमीशन किया गया था 2012 में, और कहाँ पर डिप्लॉय किया गया इसको, वेस्टर्न इंडियन ओशियन। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द नेवल ऑफिशियल्स, तो उन्होंने कहा है कि तकरीबन 2500 किलोग्राम जो है वो नारकोटिक्स जो है वो सीज़ किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट रहती है। जिस तरह से ड्रग्स को एड्रेस करने के लिए जो भारत सरकार ने इनिशिएटिव शुरू किए हैं, तो उसमें हम इसको एज एन अचीवमेंट ऐड कर सकते हैं। प्लस साथ में आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो ये आईएनएस तरकश है ना, इस पर जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल भी इक्विपिट की जा सकती है, यानी कि ये मल्टीपल जो है वो मिसाइल्स हो गए, वेपन्स हो गए, उनको सभी को लॉन्च कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जो है वो एक रिमार्क रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि एंश्योरिंग एजुकेशन, हाइजीन एंड हेल्थ केयर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथ टूवर्ड्स अ रोबस्ट रूरल इंडिया, यानी कि रूरल इंडिया के रिगार्डिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी। अभी आपको एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम मेंस में भी लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। क्यों कहा? क्योंकि लाइब्रेरी को लेकर जो एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी कि हर विलेज में जो है वो एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। प्लस साथ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने और भी कहा है कि 10 to 15% जो स्टेट का बजट एलोकेशन है ना, वो डायरेक्टली लिंक करना चाहिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो कि रूरल एरियाज़ में होता है, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि जो विलेजेस है वो भी एक डेवलप्ड नेशन का पार्ट बने। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है पंजाब गवर्नमेंट की रिसेंटली अगर हम बात करें तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट ड्रग्स। इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि उड़ता पंजाब का जो कंसेप्ट है उसको एलिमिनेट करने की बात की जा रही है, ड्रग्स को एड्रेस करने की यहाँ पर बात की जा रही है। और टारगेट यहाँ पर जो पंजाब सरकार के रह रहे हैं वो रहे हैं ड्रग फ्री पंजाब। प्लस साथ में जो बॉर्डर रीजन है वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए, प्रॉपर बॉर्डर को सीज़ किया जाए, प्रॉपर जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन चलाए जाए, ताकि जो है वो जो ड्रग्स, जो क्रॉस बॉर्डर जो ड्रग एक्टिविटीज़ हो रही है उनको एड्रेस किया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात की गई है पंजाब सरकार के द्वारा, और स्पोर्ट्स को भी यहाँ पर प्रमोट करने की बात की गई है, ताकि ड्रग्स में जो फंसे बच्चे हैं उनको भी बाहर निकाला जा सके, और जो नए जो है उनको ड्रग्स में जो है वो ना जाने दिया जाए। उसका नेक्स्ट है डाटा, ये हमें मेंस के लिए हेल्प करेगा। इंडियन डायस्पोरा की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायस्पोरा इस टाइम पे भारत का डायस्पोरा है, और 3.4
करोड़ जो है वो इंडियंस अगर हम बात करें तो अब्रॉड में है, ठीक है, वो बाहर रह रहे हैं। इससे हमें क्या प्रॉफिट मिलता है कि जो हमारी जो रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो $129 बिलियन रही है 2024 में। ग्लोबली अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट। इवन एफडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो जो है वो $42 मिलियन जो है वो देखा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा, हम इसको अपने मेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद राणा सांगा, अगर हम बात करें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ नहीं जाएंगे, हम वो फैक्ट डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो राणा सांगा, जिनको जो है वो महाराणा संग्राम सिंह भी कहा जाता है, ये 16th सेंचुरी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट राजपूत रूलर रहे हैं जो कि सिसोदिया क्लैन से बिलोंग करते थे। मेवाड़ के ये रूलर थे और 1508 से लेकर 1528 तक इन्होंने जो है वो रूल किया। इन्होंने एक्सपेंड किया है मेवाड़ की टेरिटरी को, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया अगर हम बात करें मध्य प्रदेश या नॉर्दर्न जो रीजन हो गया उस पर इन्होंने कंट्रोल किया। इंपॉर्टेंट बैटल्स की अगर हम बात करें तो खातौली और धौलपुर दो इंपॉर्टेंट बैटल्स है जिसमें इन्होंने इब्राहिम लोधी को डिफीट किया। इब्राहिम लोधी अफगान डायनेस्टी का रूलर था जो कि दिल्ली पर रूल कर रहा था। और बैटल ऑफ गगरों, इसमें 1519 में इन्होंने डिफीट किया था सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड को। उसका बैटल ऑफ खानवा मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल इनकी लाइफ की रही है 1527 में। इसमें बाबर जो है वो उनको डिफीट करता है और बाबर की विक्ट्री का जो कारण रहता है, बाबर ने यहाँ पर जो है वो एक तो उनके उसके पास सुपेरियर जो है वो मिलिट्री स्किल्स थी, उसके पास आर्मी बहुत अच्छी थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि राणा सांगा के पास आर्मी अच्छी नहीं थी, इनके पास भी आर्मी अच्छी थी, लेकिन गन पावर का जो बाबर ने बहुत हाई लेवल पर जो है वो यूज़ किया। डेथ जो है वो उसके बाद 1528 में जो है वो राणा सांगा की हो जाती है और उनको अपने ही लोग जो है वो मार देते हैं। देन उसके बाद कोरल ब्लीचिंग के बारे में बात करेंगे। कोरल ब्लीचिंग जो है वो अभी देखी जा रही है ग्रेट बैरियर रीफ में। तो कोरल ब्लीचिंग होती क्या है? कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये हो गया कि लॉस ऑफ द कोरल कलर ड्यू टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कॉजिंग कोरल्स टू एक्सपेल सिम्बायोटिक एल्गी। सिम्बायोटिक एल्गी होती है जो कि कोरल्स के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको जो है वो लूज़ कर जाते हैं एक तरह से। जूजेंथली भी इसको कहते हैं, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रेंट और कलर। तो जब कोरल्स क्या करते हैं, जो ये एल्गी है सिम्बायोटिक एल्गी, इसको एक्सपेल कर जाते हैं, लूज़ कर जाते हैं, ठीक है, तो उसको जो है वो कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करें कि रिगार्डिंग लाइक कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ, लार्जेस्ट कोरल रीफ है, जिनकी लेंथ अगर हम बात करें तो 2300 किलोमीटर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनको डिक्लेयर किया गया था 1981 में और ये होम है एंडेंजर्ड डुगोंग और ग्रीन टर्टल का। देन उसके बाद आपको एक नोट जो है वो साथ में याद रखना है, ठीक है, निंगालो, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ को तो सब जो है वो मैक्सिमम इस तरह से अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इस रीजन में जो है वो आपको ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में और भी बैरियर रीफ मतलब कोरल रीफ है, जिसमें आपका अगर बात करें निंगालो रीफ आता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही है। इसकी जो लेंथ है वो 300 किलोमीटर है। इसको फ्रिंगिंग रीफ भी कहा जाता है। ये वेस्ट कोस्ट में जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जो है वो लोकेटेड है, ये सिचुएटेड है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया है 2011 में। कोरल रीफ्स जो है वो 25% ऑफ द मरीन बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद कोरल्स जो है वो मराइन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली जो है उनको पॉलिप कहा जाता है, यानी कि कोरल प्लांट नहीं होगा, कोरल क्या होगा, एनिमल होगा। और कोरल्स अगर हम भारत में बात करें तो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड में जो है वो कोरल रीफ मैक्सिमम देखे जाते हैं। इवन लक्षद्वीप आइलैंड की अगर हम बात करें तो वो कोरल रीफ से ही बना है। देन भारत सरकार का एक इनिशिएटिव भी है रिगार्डिंग द कोरल्स प्रोटेक्शन। तो इसमें अगर हम बात करें नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम, जिसमें कोरल कंजर्वेशन की बात जो है वो की जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। इसको जो है वो 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। 2020 से 2025 तक ये मिशन चलना था। इसमें फोकस किया जा रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर। कुछ फैक्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट जो है वो एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल में, और साथ में इंपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 15% जो है वो डिक्रीज़ हुआ है 2022-23 का जब हम कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद हमें इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल जो है वो 2% जो है वो इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और 10% जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करता है। देन उसके बाद CS चेती को रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज अ चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंदिरा की अगर हम बात करें तो 14th एडिशन चेन्नई यानी कि भारत में हुआ। ये एक बाइनियल नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और रशिया के बीच में होती है। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।